हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यार साथियों। आज हम लोग मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल देखें। ठीक है, क्या मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलने का सिंपल बस इतना ही मतलब है कि जो कोई हम लोग एक एम्प्लॉय है ना, उस एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस रहा साल भर में उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, या बोलिए उसको चेक करने का काम करते हैं भाई कि वो साल भर में काम कैसा किया। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि उसको हम लोग बोनस दे कि नहीं दे, उसका सैलरी को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। ये सब एक कंपनी देखने का काम करती है, उसी के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हम लोग का परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है ना, उसको लोग मिली दो भाग में बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक है हम लोग का मॉडर्न मेथड। वो उतना मैटर नहीं करता ट्रेडिशनल और मॉडर्न, मैटर जो करता है वो है टाइप्स। जो अलग अलग टाइप्स है ना मेथड, जो अलग अलग मेथड टाइप्स है, मेथड है जो अलग अलग टाइप्स है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट या अप्रेजल ये करने के लिए, चेक करने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए ट्रेडिशनल सबसे पहले क्या है हम लोग का रैंकिंग मेथड। अब रैंकिंग मेथड क्या बोलता है? रैंकिंग मेथड हम लोग का सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ था चेक करने का, अप्रेजल का, यानी कि इसको एम्प्लॉय को इवेलुएट करने का। यहाँ पर हम लोग सिंपली जो सुपरवाइजर होता था ना, वो कंपेयर करके सभी एम्प्लॉय को बेस्ट टू पोरेस्ट के ऑर्डर में सेट कर देता था कि भाई ये रैंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह से जो जो एम्प्लॉय सब है उस तरह से वो सबको समझ लीजिए रैंक कर देता था। बस ये उसका बस इससे मेनली यही होता था और कुछ नहीं। अपने हिसाब से वो ये अकॉर्डिंग टू ये सबसे अच्छा एम्प्लॉय, ये सेकंड एम्प्लॉय, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये काम में, इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए उनका परफॉर्मेंस को। अब इसमें दिक्कत ये था ना, ये बता नहीं पाता था कि भाई जो रैंक 1 में है, जो पर्सन रैंक 1 में खड़ा है और ये जो रैंक 2 में खड़ा है, इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस का कितना गैपिंग है, ये कितना बढ़िया है, मतलब ये जो ए है वो कितना बेटर है आपका बी से, ये बताने वहां पर वो फेल था। तो यहाँ पर ड्रॉबैक में लिखा हुआ है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक। यानी कि जब 1 रैंक दिया, जो 2 रैंक दिया, तो इन दोनों के बीच में जो काम का जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो ये बताने में वो फेल कर जाते थे। अब आइए सेकंड में पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। अब इसमें तो अब जो कीवर्ड्स है ना, याद रखिएगा इसका जो कीवर्ड्स है रैंकिंग मेथड का, एक कीवर्ड तो ये कि ओल्डेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, पहला कीवर्ड तो यही है भाई, सबसे पुराना यही है। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग सिंपली एम्प्लॉय को कंपेयर करके रैंक कर देते हैं। याद रखिएगा कंपेयर करके सिंपली इसको रैंकिंग में डाल देते हैं, बेस्ट टू पुअरेस्ट। ठीक है, मतलब अच्छा से खराब की तरफ। तो इसका कीवर्ड तो यही था बच्चों। बात कीजिएगा पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का, तो इसमें क्या होता था, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड इंडिविजुअली। याद रखिएगा हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली कंपेयर करते थे। ईच एम्प्लॉय ईच एम्प्लॉय कंपेयर इंडिविजुअली विद एवरी अदर एम्प्लॉय इन वन टू वन मैनर टू डिटरमाइन रिलेटिव परफॉर्मेंस। यानी कि हर एक एम्प्लॉय को एक दूसरे के एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते थे। तो इसमें जो कीवर्ड है यही है, इसमें जो कीवर्ड है यही है कि भाई ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड इंडिविजुअली विद अदर एम्प्लॉय। कैसे सर? देखते चलिए कैसे। ये दोस्तों समझ लीजिए नंबर ऑफ कंपेरिजन निकालने का फॉर्मूला है। ये एन आपका यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला है इसको। ठीक है, जैसे कि अगर 4 एम्प्लॉय है तो 4 एम्प्लॉय को यहाँ पर n इज इक्वल टू एम्प्लॉय है तो 4 पुट कीजिएगा तो देखिए 6 आ जाएगा। और वैसे बात है 4 डिवाइड बाई 2, तो आगे बढ़ाइए कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6। तो यानी कि 6 तरह का कंपेरिजन होगा। ये बस निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि 4 एम्प्लॉय है, ईच एम्प्लॉय कंपेयर विद इंडिविजुअली, बोले मतलब क्या है कि ए को कंपेयर के बी से, तो मान कंपेयर के पता भाई कि ए का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है तो वो जीत गया। ए को कंपेयर के सी से, यानी कि यहाँ पर सी जीत गया तो भाई सी का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है इसलिए सी जीत गया। सेम उसी प्रकार को ए कंपेयर के डी से तो ए जीता, बी को कंपेयर के सी से तो सी जीता। इस टाइप का सारा किए। ठीक है, उसके बाद फाइनली रिजल्ट ये आया, ये जो जितना बार जीता उसको एक हाथ लिख दिया, भाई ए 2 बार जीता, बी 1 बार भी नहीं जीता, सी 3 बार जीता और डी 1 बार जीता। तो भाई बेस्ट कौन है? बेस्ट सी है, उसके बाद ए है। तो देखिए ये ऑर्डर में सेट किया हुआ है, पहले बेस्ट सी, फिर ए, फिर डी, फिर 3। तो इस तरह से यहाँ पर फिर ऑर्डर को सेट किया गया। तो आपको समझ में आ गया। तो मेन जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड यही है कि भाई ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड इंडिविजुअली विद अदर एम्प्लॉय। तो जो यहाँ पर जो हम लोग किए थे, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे ग्राफिक रेटिंग स्केल, ये आप लोग देते होंगे जोमेटो को। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेट्स लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क, एटीट्यूड एंड अटेंडेंस आर लिस्टेड इन ऑन अ स्केल। क्वालिटी ऑफ वर्क, एटीट्यूड एंड अटेंडेंस, याद रखिएगा। को ग्राफिक रेटिंग स्केल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसको हम लोग ना क्वालिटेटिव चीज को, जो
ऐसा समझिए जो क्वालिटी है उसको हम लोग सही मायने में नंबर पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते रहते हैं। ये आपका पीएचडी जब कीजिएगा ना तो रिसर्च में बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पर क्या रेट कर रहे हैं चीजों को समझिए। कुछ क्वालिटी ऐसा होता है जिसको आप नंबर पे ला नहीं सकते हैं, तो ये रेटिंग स्केल जो होता है ना, ग्राफिक रेटिंग स्केल, जहाँ खासा एक लाइकर्ट रेटिंग स्केल समझिए वही है। ये क्या कर रहा है, ये क्वालिटी को आपका नंबर पे ला दे रहा है, ताकि आपको पीएचडी के लिए तो डेटा चाहिए होगा ना। मान लीजिए आप आपको आपको मान लो भाई स्टडी करना है और बताना ये कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। अब पता ये करना भाई कि इन लोगों को जो सैलरी मिल रहा है क्या उससे लोग सेटिस्फाइड है, खुश है कि नहीं। तो पता क्या करना आपको मेनली पता करना है सेटिस्फैक्शन लेवल उन लोग का चेक करना है। तो सेटिस्फैक्शन तो आपका इंटरनल फीलिंग्स का चीज है ना, उसको आप नंबर पे कैसे लाइएगा कि भाई हाँ तुमको 2 नंबर दिए, तुम 2 नंबर का लाइक खुश है, तुम 3 नंबर को दिए 3 नंबर का खुश है। वो जो कार्डिनल यूटिलिटी पढ़े थे वो ये वो लोग जो खुशी को नंबर पर रिप्रेजेंट कर रहा था ना उस इकोनॉमिक्स में, याद कीजिएगा। जब आप जो कार्डिनल यूटिलिटी पढ़े होंगे उसमें क्या था कि भाई वहां पर हम लोग हैप्पीनेस को, यूटिलिटी को नंबर का टर्म यानी कि यूटिल्स पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी को सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका वही था कि भाई आप खुशी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए बाद में आपका दूसरा आया ऑर्डिनल यूटिलिटी आया। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत होता है पीएचडी में। अब आपको सेटिस्फैक्शन लेवल दिखाना है कि भाई कि ए या बी में कौन ज्यादा खुश है, तो उसके लिए ग्राफिक रेटिंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हेल्प करता है। तो ये कैसे करेगा, ये हम लोग यहाँ पर इस टाइप से बांट दें कैटेगरी, जो आप देखे होंगे भाई स्टार लगा देंगे कि चलिए बताइए आपको कितना स्टार तक आप रैंक देना चाहिएगा, या इस तरह से रैंकिंग कर देंगे, एक्सेल, पुअर, गुड, वेरी गुड, इस टाइप से एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, इस टाइप का रैंकिंग कर देंगे। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल ये था बच्चों। फिर क्या है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसमें क्या है, द अप्रेजर इज आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉय इनटू अ बेल कर्व, ठीक है। अब बेल कर्व इस तरह का जो आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप का जो रहता है बेल कर्व, पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में आप देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस जगह पे मीन मीडियन मोड बराबर होता है, वो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है वो छोड़ दीजिए। तो इस तरह क्या भाई बेल कर्व हम लोग बनाते हैं। और बेल कर्व का यहाँ पर क्या खासियत दिया जा रहा है, यहाँ लॉजिक दिया जा रहा है कि हम लोग यहाँ एज्यूम क्या आता है इस मेथड में कि जो 10% एम्प्लॉय है आर रेयर परफॉर्मेंस, मतलब बहुत हाई क्वालिटी वाला होगा, 80% एवरेज है और 10% लो है, ठीक है। तो इस टाइप से जो 80% ऑब्वियसली जो ऊपर जितना उठा ज्यादा लोग यही हो रहा है, तो ये क्या 80% होगा, इधर 10% और इधर 10%, तो 10 10 और 80 100। तो इस टाइप का यहाँ पर मान के चला जाता है, क्लियर। अच्छा, इसमें इसमें जो कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये रहा, दिस प्रिवेंट लीनियंसी बायस वेयर मैनेजर रेट एवरीवन एज एक्सीलेंट। बहुत बार क्या होता है ना कि मैनेजर लोग भी ना जो रेट करते रहता है, जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है ना, उसका भी मन में रहता है भाई कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम खराब रेटिंग दे देंगे तो क्या होगा, उसका कैरियर खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भाई सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो वो लोग भी ना क्या करता है, एक बायसनेस में आकर के या कोई भी बायसनेस में आकर के सब एम्प्लॉय को, सब एम्प्लॉय अच्छा है, सब एक्सीलेंट। वो जो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है स्कूल तरफ से देखिएगा, उसमें सब में गुड लिखा रहता है, सब में हाँ सब बच्चे अच्छे हैं, इस टाइप का रेटिंग हो जाता है। क्योंकि सब एक क्लास में अच्छा नहीं हो सकता, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई एवरेज होगा, अच्छा यहाँ पर बोलेगा मेरा कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली उसी प्रकार से रैंकिंग होता रहता है ना। तो यहाँ पर एक बायसनेस आ जाता है कि भाई मतलब जनरली यहाँ पर बायसनेस आता है, ये मेथड तो बायसनेस को रिमूव करने का काम करता है। तो जो बायसनेस आता है ना कि रेटिंग करने समय मैनेजर लोग सबको मैक्सिमम टाइम एक्सीलेंट देता है, वो बायसनेस हटा देगा ये। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है यही है, ये जो मेथड है, दिस प्रिवेंट लीनियंसी बायसनेस वेयर मैनेजर हैज टू रेट एवरीवन एज ए एक्सीलेंट। तो ये बायसनेस है, ये हटा देने का काम करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चेकलिस्ट मेथड, इन दिस मेथड HR department prepare list of statement describing various aspect of job performance. The evaluator simply mark yes or no based on whether the employee possesses those quality. यहाँ पर क्या हम लोग यस ना क्वेश्चन, यस ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं जो आपका आंसर यस या नो में जाएगा। और जो काम का चीज जो यहाँ पर ही है, देखिए वेटेड चेकलिस्ट। वेटेड चेकलिस्ट बोलने का मतलब है हर क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है। वेटेड बोलने का मतलब हमेशा याद रखिए बच्चों, हमेशा इंपॉर्टेंस होता है। कॉमर्स का दुनिया में जब कहीं भी कहीं लिखा हुआ है ना वेटेड, तो समझ लीजिए इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, या इंपॉर्टेंट बोलिए, चाहे आप अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कहीं भी हो। वेटेड बोलने का मतलब ही होता है कि भाई ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस डालने की जरूरत है। तो आप वेटेड गुडविल पढ़े होंगे, चाहे वेटेड मीन मीडियम जो ही पढ़े होंगे, वो सब ना उसका मतलब क्या है भाई, भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं। वेटेज देने का ही मतलब होता है, वेटेज मतलब वो ये नहीं कि भार दे रहे हैं 10 किलो 20 किलो, ऐसे नहीं।
अब वेटेड चेकलिस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये है कि ईच स्टेटमेंट इज असाइन अ स्पेसिफिक वेटेज, यानी कि जो हर क्वेश्चन है अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, तो मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे क्या, जैसे यहाँ देखिए, काम, जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हुआ तो भाई उसके लिए मिला 2 मार्क्स। क्लियर है। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, काम तो हो ही जाएगा, उसको सैलरी डर से कुछ भी कारण से काम आदमी कर ही देगा, मेरे डिसिप्लिन मेंटेन किया कि नहीं, तो उसके लिए मेरा कितना, उसको 3 नंबर। समझ आ रहा था, ये क्वेश्चन यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग ज्यादा वेटेज दे रहे हैं भाई कि ये जो एम्प्लॉय है ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि नहीं। काम तो सब कोई करता है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, स्टूडेंट लोग भी सब कुछ पढ़ने आता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना समझ ही रहे हैं। डिसिप्लिन वर्ड सुनते ही आप लोगों को तो बुखार धर लेता है। फिर कॉपरेट विद टीम की कॉपरेट किया कि नहीं, तो उसके हिसाब से देखेंगे फिर कितना मार्क्स मिला उसको, उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, मतलब उसमें 2 मार्क्स का है, तो इसमें नहीं किया तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इस हिसाब से आपका नंबर जोड़ेंगे, देखिए 5 नंबर है, और उसके बाद वो सबका टोटल इवेल्युएशन होगा। तो ये है आपका चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट में याद रखिएगा वेटेड चेकलिस्ट होता है, ठीक है, उसमें वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये यस नो क्वेश्चन बनेगा, तो सारा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखिए जितना भी क्वेश्चन था क्या था, यस नो का फॉर्मेट था कि काम टाइम पे हुआ कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन हुआ कि नहीं, कॉपरेशन टीम के साथ किया कि नहीं, और उसके बाद दूसरा कीवर्ड्स क्या है, ये वेटेड चेकलिस्ट, कि भाई हर क्वेश्चन में अपना एक इंपॉर्टेंस हो। जैसे यहाँ पर था कि इसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें 2 नंबर। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कीवर्ड क्या है, या मेन जो लाइन है इसको समझ में आ जाएगा। मैनेजर कीप अ डिजिटल और फिजिकल लॉग स्पेसिफिक इंस्टेंस वेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली वेल और पुअरली। मतलब एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं, जब हम लोग डिजिटली बोलिए चाहे फिजिकली, तो एक प्रकार का एक लॉग बुक मेंटेन होता है, जहाँ पर जो स्पेसिफिक खास का जो कोई इंसिडेंट या इवेंट हुआ होगा ना, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्चुअल एविडेंस ड्यूरिंग अप्रेजल ऑफ मीटिंग के, मतलब इन पॉइंट को जब उस एम्प्लॉय का जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आ रहा होता है, तो जो इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वहां पर मीटिंग में फिर डिस्कस किया जाता है। जैसे क्या, जैसे देखिए उस एम्प्लॉय का फिर कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट बताया गया कि एन एम्प्लॉय हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर कंप्लेंट इफिशिएंटली एंड रिटेन द क्लाइंट, यानी कि कोई कस्टमर गुस्सा के आया लेकिन वो इंपॉर्टेंट कस्टमर था, तो उसको अच्छा से, और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो ये एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा से उसको मेंटेन किया था। हाँ भाई चलो, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज हो गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट को बताया गया कि ये एम्प्लॉय ऐसे ऐसे किया है, अच्छा से पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील किया। अब उसका नेगेटिव इंसिडेंट भी रिकॉर्ड हुआ है। अब नेगेटिव क्या था कि एन एम्प्लॉय रिपीटेडली मिस द डेडलाइन कॉज डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब उसी एम्प्लॉय के बारे में ये भी लिखा सकता है, या ये दूसरा एम्प्लॉय को भी लिख सकता है, पर अगर इसी एम्प्लॉय के बारे में ले लें तो भाई एक प्रोजेक्ट है जिसको टाइम से वो पूरा नहीं कर पाया, डेडलाइन के मतलब टाइम के रहते हुए प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, तो ये क्या, एक थोड़ा सा डिमेरिट हो गया। तो इन सभी बातों को मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय का ये अच्छाई है, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। अब उसको मेंटेन करके बताएंगे कि हाँ अब इसके साथ कितना सैलरी बढ़ाया जाए, ना बढ़ाया जाए, प्रमोशन दिया जाए, ना दिया जाए, इस टाइप से। तो उसमें कीवर्ड क्या है बच्चों, यही डिजिटल और फिजिकल लॉग बुक जो मेंटेन करते हैं, सो इसे मेथड तो बहुत सिंपल है। इसे मेथड समझ ले, एक लंबा चौड़ा डिटेल नैरेटिव एक एम्प्लॉय के बारे में लिखते हैं, पूरा उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, उसका पास्ट, उसका परफॉर्मेंस, पोटेंशियल। ये इसमें खराबी यही है भाई कि ये पूरा लंबा चौड़ा राइटिंग स्किल है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होगा कि जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एचआर एक्सपर्ट या आउटसाइडर इंटरव्यू द सुपरवाइजर अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अवॉइड द सुपरविजन पर्सनल बायस। यहाँ पर 2 चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट लोग आएगा, या तो फिर एचआर डिपार्टमेंट का लोग रहेगा, और ये जो भी जूनियर है या उसका जो भी काम है उसको इवेलुएट करने काम करेगा। उसमें जब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया जाता है ताकि जो उसको सीनियर हो, सीनियर के अंदर बायसेस हो सकता है ना अपने जूनियर को लेकर। बायसेस बहुत सारे कारण से होता है। काम जहां आप कीजिएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो भाई टॉप मैनेजर के पास जाएगा ना, कि आपका सैलरी के साथ क्या किया जाए, आपको रखा जाए, कि आपको प्रमोशन दिया जाए कि नहीं। और जो इवेलुएट करेगा, अगर आपको सीनियर को थमा दिया गया तो सीनियर के अंदर तो बायस हो सकता है ना, हो सकता है वो अपना 2 एम्प्लॉय है, मान लीजिए एक सीनियर है, ये सीनियर है, इसके अंडर में 2 एम्प्लॉय है, एक ए है और एक बी है। एम्प्लॉय भले ए अच्छा है लेकिन उसको पसंद नहीं है, क्योंकि भाई उसको चापलूसी नहीं करता है, इसको चुना, मतलब क्या होता है, मतलब उसको मक्खन नहीं लगाता है, और बी काम में अच्छा है पर मक्खन उतना अच्छा नहीं लगाता है, तो इसके अंदर बायसनेस आ सकता है कि नहीं। तो यही चीज है। तो इससे बचने के लिए क्या होगा भाई, एक एचआर का एक्सपर्ट या तो फिर आउटसाइडर को बुला लिया जाएगा, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट ही मेनली प्रमोशन का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए तो आउटसाइडर को बुला लो या तो एक्सपर्ट को कर लो। इससे क्या होगा, जो पर्सनल बायस है सुपरवाइजर का, जो सीनियर का, वो हट जाएगा। तो ये का कीवर्ड है, ये पर्सनल बायस हटना सुपीरियर का, ठीक है।
तो ये रियल लाइफ में यही सब होगा। काम, कंपनी में काम करने का कुछ अलग ही फंडा चलता है। किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा ना, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ये लॉजिक चलता है कंपनी में। और बहुत तरह का चीज है, बहुत सारा चीज है। चलिए वो सब हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, कैसे होता है वो बता रहे हैं। बायसेस को हटाने का तरीका है, थोड़ा सा आप लोग से सीखिएगा धीरे धीरे, आप लोग भी जब कंपनी में काम कीजिएगा तो। और प्रोफेसर लोग भी बनिएगा तो वहाँ पे ग्रुप बन जाता है। ये मेरा मेंटालिटी का है वो इस टाइप से। अब बताइए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड क्या होता है ना, जैसे इसका नाम में क्या है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, तो ये इवेल्युएट होता, इसका जो इवेल्युएशन होता है उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रखते हैं। इसको कभी भी एम्प्लॉय के साथ डिस्कस नहीं किया जाता है। ये मेनली कौन को लोग करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर लोग, ठीक है। इसमें इतना ही था। तो ये इसका जो कीवर्ड है यही बच्चों कि सीक्रेट इवेल्युएशन और सुपीरियर बेस्ड अप्रेजल। गवर्नमेंट में वैसे ही चलता है सुपीरियरिटी के साथ। सीनियोरिटी, सीनियोरिटी मतलब मेन कोर पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी लोग का, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अभी तक जितना देखे हम लोग ट्रेडिशनल देखें, ट्रेडिशनल के साथ दिक्कत क्या है ना, एक होता है आपका हेलो इफेक्ट, यानी कि एक का अच्छाई सब पे भारी पड़ता है। इस टाइप का है, मतलब भारी पड़ता है मतलब क्या, एक अगर एम्प्लॉय अच्छा है, वन गुड ट्रेट मेक द मैनेजर द रेट एवरीथिंग एल्स एज ए गुड। एक इंसान पे, चाहे एक कैरेक्टर पे बोलिए, मान लीजिए ये इंसान है, एक इंसान का बात कर रहे हैं, मैनेजर को भाई साहब एक क्वालिटी था, मान लीजिए काइंडनेस, उसका काइंडनेस बहुत पसंद आया कि भाई हाँ वो बहुत अच्छा है नेचर का, उसका काइंडनेस उसका पसंद आ गया, तो काइंडनेस है। हो सकता है चलो ऑनेस्ट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो काम में अच्छा हो, काम में भी बहुत अच्छा, कोई वो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो अब रेटिंग जब जाएगा तो सब कुछ एक का इफेक्ट सब पे भागेगा ना। इसे तो हम लोग अभी तक जब हम लोग देखिए, याद कीजिएगा, हम लोग जब टीचर हो गए क्यों बोलते हैं बच्चा लोगों को कि पहले जो आता है उसको सॉल्व करो। वो क्या होगा, जो क्वालिटी जो कॉपी जो चेक कर रहा है ना, उसके माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ेगा कि जब स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन जब वो सही सही चेक करेगा तो उसको ऑटोमेटिक लग जाता है बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ के आया एटलीस्ट, यानी कि उसको वो ऑटोमेटिक दिमाग बढ़ जाएगा और थोड़ा अच्छा नंबर देने का वो कोशिश करेगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही गलत चेक कर लेगा, लगेगा फालतू बच्चा पढ़ उठ के आया नहीं है, फिर अच्छा भी लिखेगा 4-5 क्वेश्चन के बाद तो वो नंबर भी नहीं देगा। तो ये है बच्चों हेलो इफेक्ट। फिर ऐसे फिर रिसर्च बायसेस उसमें रहता है, तो ये सब उस पर कुछ प्रॉब्लम था। मॉडर्न में आ जाइए, यहाँ से देखिए मॉडर्न, ये सब अब जो यहाँ से जो बताएंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर मेन यही, खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कौन इंट्रोड्यूस किए थे, पीटर ड्रकर 1954। इट इज अ प्रोसेस वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंट आइडेंटिफाई कॉमन गोल, यानी कि मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर जॉइंट गोल बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, सेट गोल्स, एक्शन प्लान, प्रोडक्ट रिव्यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो भी गोल है और जो बनाए हैं उसको जो अप्रेजल होगा ना, वो प्रोडक्ट लेवल पे होते रहता है। इसका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज एम्प्लॉय कमिटमेंट एज दे सेट द ओन टारगेट, यानी इसका बेनिफिट ये है कि भाई यहाँ पर खुद एम्प्लॉय को टारगेट, अपना टारगेट सेट करने को बोला गया है, तो जब तुम खुद सेट किए हो, कंपनी को लगा हाँ चलो स्टैंडर्ड टारगेट है और ओके कर दिया गया है, तो अगर उसको भी आप फुलफिल नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल आपको ज्यादा क्लियर के साथ समझ में आएगा। सपोज कीजिए सेल्स मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉइंटली सेट गोल। अब दोनों मिलके भाई डिसाइड किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोला कि सर हम इतना टारगेट, मतलब ये लोग पहले तो डील होता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ मान जाता है, डील ही करता है। सेल्स मैनेजर होगा या कि कम से कम 30% बस सेल बढ़ाओ। सेल्स मैनेजर बोला, सेल एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि सर 30% तो बहुत दिक्कत है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है कस्टमरों के साथ। तो सेल्स मैनेजर बोला चलो ठीक है 20% रखो, कम से कम 20% बढ़ाओ यार। तो उसको लगा हाँ सर 20% हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो मैनेजर था और जो एग्जीक्यूटिव था दोनों डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई 20% तो हम कर ही देंगे टारगेट पूरा। तो गोल क्या सेट किया गया कि भाई मंथली की जो इंक्रीज है सेल का 3 महीना में यहाँ दिया हुआ है, 3 महीना में 20% सेल हम लोग बढ़ा देंगे। ये दोनों को मिलकर डिसाइड कर लिया। अब दोनों जब डिसाइड किया है तो भाई अब पहले तो प्लान बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे, दोनों को मिलकर बनाएंगे प्लान। दोनों प्लान बनाए कि कम से कम 10 नया कस्टमर को अट्रैक्ट करो, नया कस्टमर लेके आओ, कॉन्टैक्ट 10 न्यू कस्टमर डेली, ठीक है, ताकि ताकि तब ना 20% टच करें। फिर इंप्रूव फॉलो अप विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जो नया बनाया हो सो और जो पहले से है सो दोनों को अच्छा से लेके चलो, तब ना भाई टारगेट पूरा होगा। अब लास्ट में परफॉर्मेंस होगा, लास्ट में उसका जो 3 मंथ आने पे या हर मंथ पे टारगेट अगर 20% का रखे हैं तो चेक करते रहेंगे कि भाई सेल्स का टारगेट मेनली मान लीजिए 3 महीना बाद बैठ गए, हालांकि यहाँ तो पीरियडिक है, मंथली वाइज होगा, एवरी मंथ होगा। तो एवरी मंथ हम लोग चेक करेंगे भाई जो 20% का टारगेट है 3 महीना में वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, अगर वो टारगेट अचीव कर लिया तो भाई बहुत अच्छा है,
जो दोनों मिलकर टारगेट किया था सर 20% सेल बढ़ा देंगे 3 महीना में, अगर वो अचीव किया तो भाई बल्ले बल्ले, उसको बोनस पैसा सब दीजिए, मतलब वो जितना बोला करके दिखाया, कमिटमेंट अपना पूरा। तो ये था, और नहीं तो फिर कटौती, फिर देखना पड़ेगा कितना किया। हो सकता है अगर बहुत कम किया, मान लीजिए 19%, मतलब ऑलमोस्ट टच कर गया, तो चलो ठीक है, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खराब रहा, सिर्फ 4% ही था, तो फिर बहुत खराब परफॉर्मेंस है। तो इस टाइप से बच्चों सेल्फ अप्रेजल मतलब खुद से खुद का तारीफ कीजिए खुद से तारीफ कीजिए, मतलब चाहिए कि अंडर दिस मेथड एम्प्लॉय इवेलुएट हिज और हर ओन परफॉर्मेंस, मतलब खुद को इवेलुएट कीजिए, खुद को जज करो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। जनरली सबको क्या करेगा, अच्छे ही कर देगा, लेकिन कंपनी में ज्यादा अच्छा टिक मारिएगा ना तो क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। इट इनकरेज सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट, बोलने के लिए है, ज्यादा अच्छा लिख के दीजिएगा तो हेडेक हो जाएगा। सेल्फ अप्रेजल इज यूजुअली कंबाइंड विद अदर अप्रेजल, बाकी अप्रेजल के साथ इसको कंबाइन कर दिया, तो सेल्फ अप्रेजल बस सिंपल सा कीवर्ड है बच्चों, सेल्फ इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट फोकस, खुद से कीजिएगा तो सोचिएगा ना। और कम देखिए, कुछ भी लिख के देने से पहले, दोस्त यार थोड़ी ना कुछ भी भाने जा रहे हैं, आप कुछ भी अगर लिख के दिए और उसको टारगेट नहीं अचीव किए तो फंसिएगा पूरी तरह, फंसेगा कि नहीं। ये बिल्कुल वो इंटरव्यू का माइंड गेम की तरह है। आपका कोई भी इंटरव्यू लेने गया तो आपके भाई आइडल क्या है, आप बोल दिए सर मेरे आइडल तो मान लीजिए भगत सिंह है, चलिए ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे भगत सिंह के बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागा जाएगा, और आप हवा में अगर बोले होंगे तो बहुत बुरी तरह फंसिएगा। सिंपली इसलिए यहाँ पर क्या है ना, मैं उतना ही बोलो जितना आता है, अगर नहीं है तो नहीं है, मत बोलो कि ये है, या बोल जैसे मेरा हैबिट है बुक पढ़ने का, फिर पूछा जाएगा आपसे कितना बुक पढ़े हो बताओ, फिर उस बुक पे क्या है वो डिटेल पूछ दिया जाएगा, वो लोग उसी तो बैठा रहता है। इस तरह से बचने के लिए आप बोलो मेरे आइडल मेरे पिताजी हैं वो थोड़ी जानता आपके पिताजी कैसे हैं, या खुद हैं सर हम। तो इस टाइप का है। पीयर रिव्यू का सिंपल मतलब क्या है कि आपका जो कलीग है उन लोग से पूछता है कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है, वो लोग चुगली करेगा तो उन लोग का भी चुगली आप लोग हम लोग करेंगे। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉय आर इवेलुएटेड बाय देयर कलीग, मतलब जो आपका साथी है, जैसे ये है, ठीक है, इसका दोस्त ये रहा, इसका दोस्त ये रहा। कंपनी में हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, होने का कुछ और लॉजिक चलता है। ये लोग आपस में तीनों में ए बी सी तीनों आपस में भाई बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे मिल के बात करेगा, अब पता चला ये सी जाके एचआर से आपको कंप्लेन करके आया कि सर ये बदमाश है ऐसे वैसे, और आपके मिल के बात कर रहा है और दोस्त कैसा है ऐसे, इस टाइप का चलता है कंपनी, कंपनी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इस टाइप का है। तो जब वो आपका तो जब आप लोग तीनों का जब परफॉर्मेंस को जब इवेल्युएट करना होगा, तो मान लीजिए ए चुगली किया हो बी का, तो बी थोड़ी ना छोड़ देगा ए का, तो इस टाइप को चलता है। थोड़ा सा ना माइंड को अलर्ट रखना पड़ता है, ठीक है, कंपनी में काम करते समय। तो बायसेस से देखिए, बायसेस एंड पर्सनल रिलेशन में अफेक्ट इवैल्यूएशन, वो कॉमन सा चीज हो ही जाता है, पता नहीं जलने का आदत सबको रहता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा सुकून, एक बहुत गजब का सेटिस्फैक्शन, क्या स्पेलिंग SATISFACTI सेटिस्फैक्शन, जो आपको बैठे बिठाए फ्री में मिलता है ना, वो क्या चुगली करने में, ठीक है, पता नहीं चुगली को क्या बोलते हैं, चुगली करने में बैठे बैठे बिठाए मिलता है, तो रहने दिया, हटाइए। तो यहाँ देखिए एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 डिग्री एनालिसिस फीडबैक। सिंपल 360 बोलने में मतलब सर 300 सर्कल, सर्कल का जो एरिया डिग्री होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, तो यानी कि सब तरफ से आपका अप्रेजल किया जाए। यहाँ पर सब तरफ से सर्कल, यहाँ पर बोलने का मतलब खाली क्या है कि आपका सीनियर, आपका सीनियर भी आ जाएगा, आपका आसपास का कलीग भी, और आपका जूनियर भी, और वो कस्टमर भी जिसको आप हैंडल करते हैं, इन सब से जाके आपका फीडबैक लिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है। यानी कि आपका सुपेरियर हो गया, आपका जो सीनियर है, आपका जो कलीग है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, सेम पोस्ट वाला सब, आपका जो जूनियर है और आपका जो क्लाइंट है, वो सबको सबके साथ रिव्यू लिया जाएगा। इस टाइप से है। कस्टमर से सोचेगा कैसा लिया जाएगा, फोन करके पूछ लिया जाएगा, ठीक है, फोन करके पूछ लिया जाएगा कि सर ये आप जब सामान लेने आया था या गए थे सेल किया, आपको अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि नहीं। ऐसा होता नहीं है कि मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा मार्ट है, वैसे विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ से नहीं आता है, मतलब कहाँ कहीं का जो बड़ा बड़ा मॉल होता है ना, वो लोग आपका नंबर रख लेता है। मान लीजिए आप लाख रुपए का सामान खरीदे तो उसको लगा भाई बड़ा कस्टमर है, कॉल आ सकता है आपको कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, अच्छा सर्विस मिला कि नहीं, ठीक है, इस टाइप का। बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर, रिड्यूस द बायसेस ऑफ सिंगल सुपरवाइजर, ये बहुत अच्छा, ये खासियत है इसका। सुपरवाइजर का भी आपका जो बायसेस है वो हटा सकता है, आपका जो कलीग चुगली कर रहा है वो भी हटा सकता है, कोई तो सच बोलेगा। देखिए अगर एम्प्लॉय सच में बुरा है तो सबका रेटिंग एक प्रकार सिमिलर होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। और अगर अच्छा है तो सबका होना चाहिए, और कोई चुगली करके उसको ये करने कुछ कर रहा है तो वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो टॉप मैनेजमेंट उसको अच्छा से डील कर लेता है, ठीक है। ये लास्ट, ये और नहीं और भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्स, यानी कि बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल।
इसका जो कीवर्ड याद रखिएगा, ये कंबाइंड एलिमेंट है किसका, ग्राफिक रेटिंग स्केल का और आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का। ये काम कैसे करता है, इसमें रेटिंग के साथ साथ हम लोग ना उस बिहेवियर को डिस्क्राइब भी कर देते हैं। जैसे कि क्या, जैसे इसको देखिए, सपोज कंपनी इज इवेलुएटिंग एम्प्लॉय कस्टमर सर्विस स्किल, कस्टमर का जो सर्विस स्किल है वो एम्प्लॉय, अब ये देखिए यहाँ इस टाइप से रेटिंग भी किया जा रहा है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार नहीं तो ऐसे पुअर, एवरेज, बिलो, रुकिए रुकिए 5 में क्या है, एक्सेलेंट, फिर क्या है आपका गुड, फिर एवरेज, फिर बिलो एवरेज, फिर पुअर, इस टाइप से रेटिंग भी किया गया है। और साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ताकि अच्छा रहे वो। एक स्टार एक्सेलेंट बोलने में क्या क्या आपको यहाँ पर दिखा रहा है, हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर कामली, रिजॉल्व इशू, रिसीव पॉजिटिव फीडबैक, ये सारा चीज इसमें इस एक्सेलेंट कैटेगरी में ये सब आता है। तो क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, मतलब रेटिंग के साथ साथ उन सबका डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नोट, बार लिंक परफॉर्मेंस रेटिंग विथ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मेकिंग इवैल्यूएशन मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे बताएं कि लिंक परफॉर्मेंस, लिंक रेटिंग को, लिंक परफॉर्मेंस रेटिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये रेटिंग को, ये जो रेट है 1 स्टार 2 स्टार या ये एक्सेलेंट गुड, ये जो रेटिंग है इसको इन सब से क्या किया गया है, लिंक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। असेसमेंट सेंटर, ये असेसमेंट सेंटर क्या बोलता है, एम्प्लॉय आर टेकन रिमोट लोकेशन सेंटर एंड गिविंग वेरियस एक्सरसाइज, जैसे एक्टिविटी में क्या, रोल प्लेइंग, बिजनेस गेम्स इन बास्केट एक्सरसाइज और इंटरव्यू। यहाँ पर क्या किसी खास जगह में ले जा करके जो वो जो काम है उसका एक प्रकार से हम लोग रोल प्ले करा देते हैं ताकि उसको एक फीडबैक मिल, मतलब एक आइडिया मिल सके। जैसे गोल क्या है, प्राइमली यूज टू आइडेंटिफाई इफ एम्प्लॉय इज रेडी फॉर प्रमोशन और हायर मैनेजमेंट रोल। ठीक है, मेनली मतलब जाकर चेक करते हैं कि भाई उसको उस लेवल में भेजे के लायक है कि नहीं। मान लीजिए किसी असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर का पोस्ट भेजना है तो उसको वो रोल प्ले करा के देखेंगे, इसका पोस्ट में भेज के देखेंगे कि वो उस काम को ठीक से डील कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो एक दिन जैसे होता है वो, इस एग्जाम्पल समझिए, एक दिन का सीएम जो नायक वो भी है, इस टाइप का है। तो आप लोग पूछते हैं भाई एक दिन का आपको पीएम बना क्या कर लीजिएगा, तो वो आपका रोल प्ले है, देखने के लिए भाई आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट डीप इंटरव्यू एंड टेस्ट टू जज एम्प्लॉय पोटेंशियल, यानी कि बहुत तरह का डीप इंटरव्यू होता है जिससे भाई एम्प्लॉय का पोटेंशियल को जज कर सकते हैं। जैसे क्या, इट फोकस इंडिविजुअल इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड फ्यूचर पोटेंशियल रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर सब कुछ देखते हैं। मतलब इंटरव्यू में जो उसका मेन इंटेलिजेंस और आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना उसको फोकस करता है, केवल आपका पास्ट परफॉर्मेंस को देखने का काम नहीं होता, सब कुछ देखने का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, दिस मेथड व्यू एम्प्लॉय एसेट, ये जो ऑब्वियस है एसेट की तरह ट्रीट करेगा। लॉजिक क्या है, इट मेजर द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यानी सैलरी ट्रेनिंग वर्सेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट। ये सिंपली बोल रहा है भाई कि कॉस्ट बोलने का, देखिए ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एम्प्लॉय का कॉस्ट बोलने का मतलब है कि उसको हम लोग कितना मंथली सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, इकोनॉमिक, ये लाइन देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये इसका सैलरी अगर 1 लाख का है तो ये 1 लाख का काम भी कर रहा है कि नहीं, इसको जो 1 लाख का सैलरी दे रहे हैं तो भाई वो 1 लाख का लायक भी है कि नहीं, कि बैठे बैठा फालतू का सैलरी दे रहे हैं। कोई पोस्ट है सोच के देखिए, तो देखना पड़ेगा ना कि वो पर्सन ये 1 लाख का सैलरी डिजर्व करता भी है कि नहीं। तो कॉस्ट का और उसका कंट्रीब्यूशन यानी कि जो काम करके दे रहा है कंपनी को वो उसके लायक बराबर है कि नहीं, तभी ना उसको 1 लाख सैलरी मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो यही था बच्चों। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझा दिया, कीवर्ड्स के साथ सब कुछ बता दिए हैं। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।